मैं मिसेस इंडिया 2023 हूँ एंड उसके स्टोरी के पीछे भी कहीं ना कहीं भैया का बहुत बड़ा एक गाइडेंस और एक हेल्प रही है। तो ज्योतिष एक साइंस ही ऐसा है जो कि जीपीएस की तरह काम करता है। मेरी ये समझ ये कहती है कि ज्योतिष सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या होगी यही नहीं बताता। कर्म तो नहीं कटता, कर्म केवल मंत्र जप से, ध्यान से, योगा से और प्राणायाम से ही कटता है। गॉड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट इज ए मिस्टेक, बट अगर एक्शन का इंटेंशन ही गलत है तो वो पाप है। ये जो चीज़ है ना कि कहाँ लॉजिक और कहाँ पे नॉलेज, ये दोनों चीज़ जो है वो सर की क्लास में ही मिलते हैं आई थिंक। योगा वालों के लिए बहुत अच्छा है। शनि हो तो योगा के ग्रह, तो शनि को तो सबसे ज्यादा पसंद है योगा। ये तो अपने कहावत ही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मतलब आपके सामने बैठने के बाद मैं अपनी सारे अचीवमेंट्स ही भूल जाती हूँ, क्योंकि सूर्य के सामने बैठे हैं तो दिए तो छोटे छोटे ही हो जाते हैं। जय गुरुदेव, हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरा नाम चेतना जोशी तिवारी है और मैं इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हूँ और इंदौर में अपना आराध्यम योगा के नाम से योगा स्टूडियो चलाती हूँ। और आज मैं एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी एंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के साथ हूँ, मिस्टर आलोक खंडेलवाल, जो कि एस्ट्रोलॉग के फाउंडर हैं एंड मेरे भी टीचर रहे हैं। और मेरे टीचर से ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मेंटर रहे हैं। सो आलोक भैया, थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड ये मेरे लिए इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप इस पॉडकास्ट में हो और इस बार मैं टेबल के उस तरफ हूँ और इस तरफ हूँ, तो वेलकम भैया। थैंक यू। और आपने एक चीज़ अपने विषय में नहीं बताई कि आप मिसेस इंडिया 2023 भी है। मतलब तो आपके सामने बैठने के बाद मैं अपनी सारे अचीवमेंट्स ही भूल जाती हूँ, क्योंकि मतलब सूर्य के सामने बैठे हैं तो दिए तो छोटे छोटे ही हो जाते हैं। मैं मिसेस इंडिया 2023 हूँ एंड उसके स्टोरी के पीछे भी कहीं ना कहीं भैया का बहुत बड़ा एक गाइडेंस और एक हेल्प रही है। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली आप बड़ी मुश्किल से मिलते हो लोगों को, सो मैं उन लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आज के दिन आप लोग मुझसे थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हो, क्योंकि ये मौका मुझे मिला है जिन लोगों को 2-2, 3-3 महीनों तक आलोक भैया की जो है वो डेट्स नहीं मिलती। आई एम सो सॉरी टू से दैट बिकॉज ही इज़ टू बिजी विथ हिज वर्क, बिकॉज ही इज़ सो मच स्किल्ड इन वॉट ही डज। उसकी वजह से नहीं मिल पाता है। तो आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टुडे कि मुझे आज आपका इतना सारा टाइम मिलने वाला है। हमने बहुत चढ़ा दिया मुझे अच्छा और आप मुझे इस बीच में जा भी नहीं सकते, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। यस। ओके, सो भैया जब आप और मैं हैं तो आई थिंक दो ही चीज़ आने, जो भी लोग आगे देखेंगे तो उनके दिमाग में दो बातें सबसे पहले क्लिक होगी, एक तो योगा और दूसरा एस्ट्रोलॉजी। सही बात। और मैं आज आपसे इन्हीं दो चीज़ पे बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मैं इन दो टॉपिक्स को एक इंडिविजुअल टॉपिक्स की तरह देखती थी और स्टडी करती थी। बट जब से आपसे मिलना हुआ, आपका गाइडेंस मिला और कुछ कुछ चीज़ें आपके इतने सारे वीडियोज़ है उससे पता चली कि ये एक्चुअली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो एक दूसरे को कंप्लीट करता है। तो मैं चाहूँगी, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो या तो सिर्फ योगा स्टडी करते हैं या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं, बट ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ग्रेट कंटेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम योगा एंड एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहिए? या मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली आपका कहना सही है कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि योगा इज ओनली फॉर फिटनेस। यस। एंड ज्योतिष का लोग सोचते हैं कि ज्योतिष इज ओनली अबाउट क्रिएटिंग प्रेडिक्शंस और मे बी अपना जो फ्यूचर आप जानने की कोशिश करते हो। बट जब आप इन दोनों तीनों साइंस को, इसमें एक आयुर्वेदा भी है, तो ये बेसिकली पूरा एक सर्किल है। तो जब योगा को आप उस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि योगा आपके कर्म काट सकता है, ज्योतिष आपके कर्म काट सकता है, फिटनेस दे सकता है। ज्योतिष भी फिटनेस देता है और योगा कर्म काटता है, जनरली उल्टा समझा जाता है। तो जब ये एक पूरा सर्किल बनता है, सो देन इट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी योगा में बहुत टाइम से है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी को समझ ले और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने योगा की प्रैक्टिस को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर ले, तो ये एक बहुत अलग लेवल पे ग्रोथ दे सकता है। इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि जो लोग काफ़ी दिनों से मंत्र कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा योगा अपने ग्रहों के हिसाब से इंक्लूड कर लें
तो जो वो रेमेडी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट 100 टाइम्स बढ़ सकता है। वाह, तो योगा मतलब जो आप कह रही हो और मैं कह रहा हूँ दोनों एक दूसरे की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि योगा समझने वाले ये समझ लें कि ज्योतिष इसका एक पार्ट है, राइट। तो दोनों ही चीजें एक जैसी है, मतलब ये दोनों मिक्स होती हैं, तो फिर जो आप कोई भी एक्शन लेते हो आपका एफिकेसी बढ़ जाती है। ट्रू ट्रू। भैया एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा नॉलेज तो हालांकि किसी को भी नहीं है, बट एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलते, या तो उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि उनकी दिमाग में जो एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन है वो इतनी ज़्यादा हैम्पर्ड हो चुकी है कि वो शायद ट्राई नहीं करना चाहते, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट साइंस, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उन लोगों को आप क्या एस्ट्रोलॉजी को लेके एक बताना चाहेंगे कि उनके एटलीस्ट एक क्यूरोसिटी जागे वो साइंस के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की? तो आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मान लो मेरी जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, हम जैसे लोग हैं, तो ज्योतिषी ऐसा होना चाहिए कि मैं और आप उससे कनेक्ट कर पाए। राइट। ऐसा नहीं हो कि मुझे देखकर लोग डरें कि अरे पता नहीं क्या बोल देंगे, लूट तो नहीं लेंगे। तो ज्योतिषी आज के समाज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के अनुभव खराब हो गए जी। या फिर जिन्होंने कभी भी अनुभव नहीं लिया, तो ज्योतिष एक साइंस ही ऐसा है जो कि जीपीएस की तरह काम करता है। Okay. सो वी कैन नॉट चेंज योर फेट, हम आपका भाग्य नहीं बदल सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि आगे गड्ढा है कि आगे स्मूथ रोड है। तो जब आपको ये पता होता है कि आगे स्मूथ रोड है तो आप अपनी स्पीड तेज कर सकते हो, आपको ये पता है कि आगे गड्ढा है तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हो, राइट। सो इट्स बेसिकली अ साइंस ऑफ गाइडेंस, जिसमें कि हम इट्स लाइक अ ड्रोन, तो ऊपर से हम व्यू बता सकते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटीज भी रहती है कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जैसे अपन ने भी कई बार डिस्कशन किया, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार तू ये कर ले या फिर ये कर ले, दो ऑप्शन है, दोनों तरफ दिशा जाती है, जो एक्शन आप ले लोगे उस तरफ का फिर रोड खुल जाती है। तो जिनका अनुभव खराब है, ऑब्वियसली हर प्रोफेशन में सब तरीके के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। मुझे लगता है आज के ज्योतिषियों को जो लोग हैं, जैसे लोग हैं, यूथ है, उनसे कनेक्ट करने लायक होना चाहिए, तो फिर वो आते हैं। फिर जैसे हमारे पास सब लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, उनके तल पे जाकर जब आप समझते हो तो लोगों को सब छूट जाता है, लोग सब करते हैं। बट टुडेज जनरेशन इज बाइंग ओनली लॉजिक्स, राइट। तो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, आप कोई भी चीज आडंबर की तरह नहीं कह सकते, उनको नहीं लेंगे वो। और अगर किसी के पीछे आपका रीजन नहीं है तो वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। तो मैं ये कह सकती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो भी हमें सुन रहे हैं कि ज्योतिष जो है वो आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि भाग्य जो है वो आपका खुद का संजोया हुआ है। तो ज्योतिष आपको एक गाइडेंस दे सकता है उससे कि आपका जो आने वाला टाइम है, अगर कुछ बुरा होना है तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाए, और कुछ अच्छा होने वाला है तो उसका भी इम्पैक्ट बढ़ जाए। आई थिंक, एम आई राइट? यस, एंड वन मोर थिंग इज कि जो कर रहे हो आप जी, अगर हम भाग्य बदल सकते तो फिर सभी ज्योतिषी अंबानी होते, बिल्कुल, हम अपना भी बदल लेते। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपका एफर्ट कम हो जाए, और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए। तो ये तो देखो, आपको क्या मिलना है वो आपका भाग्य है, बट उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना स्ट्रगल करना है, वहां पर कमी की जा सकती है। और वही काम करता है ज्योतिष बेसिकली, राइट। या आपका प्रैक्टिस भी, योगा जो है, जी जी, चार्ट में है किसी को रोग आना है तो वो आता है, राइट। बट आपका प्रैक्टिस योगा क्या करता है, उस रोग की इंटेंसिटी को इतना कम रखता है कि जो चीज ऑपरेशन पे जा सकती थी वो घर पर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, दिस इज व्हाट योगा डज। इवन हीलिंग भी जो है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। अगर हमको ज्योतिष की अंडरस्टैंडिंग है और हमको कहीं ना कहीं ये पता है कि मेरे इस ब्लॉक में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो मे बी मैं योगा की प्रैक्टिस में उस वाले आसन को ज़्यादा इंक्लूड कर लूँ, सो दैट मेरी आईज जो है वो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, या मैं मेरी हड्डियों पे ज़्यादा ध्यान दे दूँ। दिस इज व्हाट वी सजेस्ट। तो आई थिंक अगेन वही बात आके रुकती है कि योगा एंड एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस दे सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को बढ़ा सकता है। और चेतना, पता है मैं योगा को आजकल बहुत यूज करता हूँ, उसका रीजन है कि आज की जनरेशन है, 20-22 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का लड़की है, उसको हम जब ये बोलते हैं कि मंत्र जप करो या ध्यान करो तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट आपका जो प्रैक्टिस है योगा इस समय इन है, सो एवरीबॉडी वांट्स टू डू योगा, और हमको पता है कि कौन से ग्रह से कौन सा आसन से कौन सा ग्रह ठीक होता है।
तो फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई चेतना के पास चले जाओ, उनको बोल देना हमारी तरफ से कि ये वाला आसन जो है वो थोड़ा मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, या ये प्राणायाम में थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ। सो इट्स बेसिकली व्हेन यू क्लब दीज टू प्रैक्टिसेस इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि फिटनेस के लिए तो वो कर ही रहा है, राइट। तो उसका ग्रह भी अगर इससे सुधर रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती बेसिकली। और भैया शायद मैंने ये भी सुना है कि जो आपका चार्ट होता है वो चार्ट में जितने 12 घर होते हैं तो वो हर घर आपके बॉडी के किसी पार्ट को डिनोट करता है। तो अगर कोई गलत प्लैनेट कहीं पे बैठा है तो हम कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम इस बॉडी के पार्ट में आ सकती है। तो अगर उसी बॉडी के पार्ट को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर लें तो शायद चीज़ें बहुत जल्दी हीलिंग पे जा सकती है, या कुछ बहुत बड़ी घटना होने से बचा जा सकता है। क्या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं? देखो, आपका डॉक्टर जो है, हम ये नहीं कह रहे मेडिकल प्रैक्टिस सभी डॉक्टर के जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, राइट। तो मैं वो आदमी नहीं हूँ जो बोलूँ कि एलोपैथी खराब है या केवल आयुर्वेद ही अच्छा है। आई वांट टू हैव अ बैलेंस अप्रोच। बट ज्योतिष से पैदा हुए बच्चे का हम ये बता सकते हैं कि इसका चेस्ट में दिक्कत आएगी 25 साल बाद, या फिर इसका हार्ट में दिक्कत आएगी 50 साल बाद, या इसके पैर में कुछ डिफॉर्म। तो अगर हमको ये पता है कि किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेदा है, योगा है, ये ऐसी प्रैक्टिसेस है कि इनको करके वो प्रॉब्लम उसको ना के बराबर आएगी। ग्रह अगर बैठा है तो वो आपके कर्म की वजह से बैठा है, तो वो कुछ तो करेगा। बट द इजिएस्ट वे टू बेसिकली रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इज कि आप अपनी बॉडी को कैसे उपयोग कर रहे हो, और बॉडी के उस पार्ट पर अगर आप ज्यादा फोकस दे रहे हो, या तो एक्सरसाइज से, मतलब योगा से, या फिर फूड से। कि भाई अगर पेट खराब आ रहा है चार्ट में, तो जवानी में तो किसी को एसिडिटी नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे में तो होती है, राइट। तो अगर आप अभी से वो फूड कंट्रोल रखोगे तो वो जो जितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता था उतना नहीं होगा आपके लिए। तो आपको वो ऑपरेशन पे नहीं जाना पड़ेगा, या आपको हाईली बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी उस चीज़ के लिए। ट्रू। एंड मेरी ये समझ ये कहती है कि ज्योतिष सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या होगी यही नहीं बताता, बट मुझे आप करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ, कि कोई पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो उसको इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, जेलेसी का प्रॉब्लम है, तो हम ये देख सकते हैं कि उसके वो चार्ट में कहीं ना कहीं उसका जहाँ पे पेट का रीज़न आ रहा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जब वो ज्योतिष से आप निकाल लेते हो तो आप उसको योगा में, जैसे पेट के लिए अगर मैं बोलूँ तो मणिपुर चक्र, अगर आप अपने मणिपुर चक्र की एनर्जी जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जेलेसी आ रही है, इनसिक्योरिटी आ रही है, आप दूसरों का भला देख नहीं पा रहे हो, तो अगर वो चीज़ पे काम कर ले तो आपको फिजिकल एलिमेंट्स से तो मतलब छुटकारा मिलता ही है, बट साथ में आप इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रांग होते हो। 100%। मतलब आप देखो, जो भी एक्सपीरियंस करते हो वो एक्सपीरियंस करने के दो ही तरीके हैं, राइट। एक है आपकी बॉडी, एक है आपका माइंड। ट्रू। राइट। जो भी हम दुनिया में एक्सपीरियंस कैसे करोगे आप? तो बॉडी से करोगे या माइंड से करोगे? कोई कुछ बोल रहा है तो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर दुख रहा है, या बॉडी में अच्छा फील हो रहा है। तो आपको जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो सब भी होते किसी ना किसी बॉडी पार्ट से के कारण ही। इसलिए जब आपको पेन आता है तो इरिटेशन अपने आप आ जाता है। इरिटेशन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पेन जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो जैसे आपने उदाहरण ही दिया कि पेट का प्रॉब्लम है, अब उन्हें पेट दुख रहा है, मतलब वो शेयर भी नहीं कर पा रहा, तो उसने मतलब वो जो कहना चाह रहा है किसी से कह नहीं पा रहा है, इसलिए पेट दुखता है। अपन बोलते ही है ना कि तेरे इसका तो पेट दुख रहा होगा, जल्दी बता दो। ऐसे ही जब आपने बोला मणिपुर चक्र से संबंधित योगा अगर वो करेगा तो ना केवल उसका स्टमक ठीक होगा बल्कि सूर्य भी ठीक होगा। तो सूर्य हेल्थ का कारक है, तो ओवरऑल हेल्थ। इसलिए आप आयुर्वेदा को अगर देखोगे और आपका योगा की भी प्रैक्टिस आप देखो तो मैक्सिमम किस चीज पर फोकस करते हैं कि स्टमक शुड बी क्लियर, राइट? नहीं तो आप योगा आसन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो स्टमक इज सन। ओके। तो अगर आपने मणिपुर चक्र से संबंधित योगा या प्राणायाम कुछ ऐसे हैं जो आपने किए तो आपका स्टमक भी ठीक हो जाएगा। सूर्य मतलब आपकी कीर्ति भी होगी, आपको धन भी आएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। Such a beautiful combination. अरे बहुत क्लियर बात है ना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का 2-3 दिन स्टमक क्लियर नहीं तो उसका दिमाग खराब रहेगा, बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, इरिटेट रहेगा और फिर कॉन्फिडेंस भी लूज रहेगा उसका, क्योंकि शायद वो अपना जो बेस्ट है वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो पूरी तरह चैनलाइज नहीं हो रही। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में जितने 9 प्लैनेट्स होते हैं उसमें सबसे जो हाई पोजीशन है आई थिंक सूर्य की होती है।
राइट? सूर्य के चारों तरफ ही तो बाकी सब लोग ग्रह घूम रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर शरीर में पेट ठीक कर लिया जाए तो पेट को सीधा आप मन को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी प्रॉपर चलते रहे, उसके लिए भी आपके पेट का ठीक होना जरूरी। क्या हम ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं? ये तो अपने यहाँ कहावत ही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा चलेगा जीवन। बस जैसा मन रहेगा, मतलब बिल्कुल जैसा मैं जो चश्मा लगा के घूम रहा हूँ मुझे तो दुनिया वैसी ही दिखेगी। बिल्कुल। तो आपका कहना ये बिल्कुल सही है यहाँ पर कि अगर स्टमक ही ठीक है मेरा तो बाकी अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो कि आपकी अग्नि को कंट्रोल करता है। राइट। अग्नि अगर सही ढंग से बह रही है आपके शरीर के अंदर, क्योंकि जब तक ही जीवित रहेंगे हम, जब तक कि अग्नि इच्छा रहेगी जागने की या चलने फिरने लायक स्थिति रहेगी तभी तक तो रहेंगे। तो अगर आप स्टमक ही ठीक कर लो तो आपका आधे से ज्यादा तो ग्रह ठीक हो जाते हैं। एंड यू वोंट बिलीव व्हेन आई विल गिव यू रेमेडीज, मैं जब मेरे लोगों को रेमेडीज देता हूँ तो भाई हम सब तरीके से देखते हैं। बॉडी लेवल पे क्या रेमेडी दे सकता हूँ तो वो मैं बोलता हूँ कि ये योगा करो, ये प्राणायाम करो, है ना। मुझे नहीं आता, वो आप हो उसके एक्सपर्ट, बट आई कैन टेल द आसन एटलीस्ट कि भाई मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ तुमसे सीखकर, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसके अंदर ना, तो मैं बताता हूँ ये वाला आसन कर लो, वाला आसन कर लो। देन फूड, कि ये मत खाओ। हो सकता है कि कभी कभी हम मना करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड मत खाओ। अब स्टमक पर पाप ग्रह है, आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो तो वो और खराब ही होगा, और अग्नि बेकार होगी। देन फिर मंत्र, ध्यान, और फिर दान। तो जब आप ऐसे चलते हो तो आपका बॉडी भी ठीक हो रहा है, बॉडी ठीक होता है तो माइंड अपने आप ठीक होने लगता है, ग्रह सुधारने लगता है, तो आपके जीवन में एक्टिविटीज ठीक तरीके से होने लगती है। अच्छा, आपके इस सीरीज से जो आपने मुझे हेरिडिटी बताई, उससे मुझे क्वेश्चन आया दिमाग में कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिवर्स में चलते हैं, अपने कर्म बिगाड़ते हैं और जानते हुए, और उसके बाद दान में घुस जाते हैं बिना अपने शरीर को, मन को ध्यान में जाए और सीधा दान पे चले जाते हैं। तो आप इस चीज को कितना मानते हैं और उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि जो सिर्फ एक्शंस कुछ भी करते बट उन्हें ये लगता है कि रेमेडी हम दान धर्म कर लेंगे तो चीजें कंपेंसेट हो जाएगी? तो आपका क्या कॉल है उसके ऊपर? सो पहली चीज तो मैं दान को बहुत मानता हूँ, ठीक है, बट पाप का पहाड़ और पुण्य का पहाड़ दो अलग अलग पहाड़ है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक पाप किया और फिर 4 पुण्य कर दिए तो पाप का पहाड़ कम हो रहा है। बिल्कुल। बट पुण्य आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये बात भी सही है। तो ये जो फिलॉसफी है कि मैं कोई व्यक्ति सुबह खून करके आए और शाम को 500 लोगों को भंडारे में खाना खिला दे, तो वो खून का जो पाप है वो निकल गया, दैट इज नॉट द राइट फिलॉसफी। ओके। दान इज वन ऑफ द पार्ट, बट अगर आपका मन आपने ठीक नहीं रखा है, आपके अंदर कोई, आप ध्यान नहीं करते, प्राणायाम योगा नहीं करते, आप कोई मंत्र जप नहीं करते, तो कर्म तो नहीं कटता। कर्म नहीं कटता। कर्म केवल मंत्र जप से, ध्यान से, योगा से और प्राणायाम से ही कटता है। ओके। पुण्य बढ़ता है ना, पुण्य बढ़ रहा है, आप जैसे दान कर रहे हो। मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इधर कर्म बिगाड़ते जा रहे हैं और फिर चीजें कंपेंसेशन करें, बट दिस इज एग्जैक्टली टू डिफरेंट थिंग, और दोनों का अपना अपना रिजल्ट भी है जिस तरीके से आप एक्शन कर रहे हैं। 100% ऐसा तो होता ही नहीं है कि आप एक अच्छा एक बुरा काम करके आप ये प्लस माइनस नहीं होती। तो ये एक्चुअली उन सब लोगों के लिए है, और ये एक आई ओपनर चीज़ हो सकती है जो मन में आता है वो करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, खुद को परेशान करते हैं और फिर दान धर्म का काम, पूजा पाठ करते हैं। एक्चुअली आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि पुण्य तो बढ़ जाएगा, उसका रिजल्ट आपको इस जन्म में मिले अगले जन्म में, यू डोंट नो, बट जो आपने गलत किया है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उसको काटने के लिए मंत्र, ध्यान, योगा, प्राणायाम, ये सब वो पश्चाताप के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कभी कभी अपने शास्त्रों में बोलते हैं कि भगवान से भी कोई गलती हो गई, फिर वो ध्यान में बैठ गए लाखों सालों के लिए, या किसी ऋषि से कोई गलती हो गई तो फिर वो ध्यान में बैठ गए। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो ध्यान, प्राणायाम, योगा, मंत्र जप, ये 4 चीजें हैं जो पश्चाताप के लिए आपको करके वो आप उस कर्म से मुक्त हो सकते हो, राइट, बट अकेले दान से नहीं हो सकते। बिल्कुल सही भैया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जब कर्म की बात कर रहे हैं कि प्राणायाम मेडिटेशन से ये सबसे कट सकता है, पर क्या कर्म जो है वो एक्शन देख रहा है या वो इंटेंशन देख रहा है? दोनों चीजें देख रहा है।
अगर आप कोई कर्म कर रहे हो, आपको पता है कि मेरा गलत इंटेंशन है, पर आप उसको कर गए और फिर आप प्राणायाम ध्यान में बैठ गए, तो वो किस लेवल पे जाके कटेगा? आई जस्ट वांट टू नो दैट। देखो लेवल तो किसी को भी नहीं पता, बट ऑब्वियसली इंटेंशन अगर गलत है तो कोई भी एक्शन गलत है। आप अगर किसी को दान भी गलत इंटेंशन से दे रहे हो, इस इंटेंशन से दे रहे हो कि आपकी फोटो खिंच जाए, इस इंटेंशन से, अभी आपने बीच में मैंने एक फोटो देखा, एक कंबल को दान करने के लिए 40 आदमी थे एक आदमी को दान दे रहे है ना, तो अपने यहाँ तो चलता रहता है इस तरीके का। तो वो इंटेंशन अगर ऐसा है तो वो कर्म का कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नो द लेवल कि वो कैसे कटेगा, बट गलत इंटेंशन से किया गया कर्म फिर आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिकली। सो आपको ज्यादा लंबे समय तक प्राणायाम मंत्र जप करना पड़ेगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंटेंशन का स्टेटस ज़्यादा ऊपर है बजाय एक्शन के, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि मुझसे ये गलती से हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम कार निकाल रहे हैं और उस कार के नीचे कोई आ गया जानवर, तो वो गलती से हुआ, हालांकि हत्या ही हुई है बट वो गलती से हो गई। और इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने शौक, अपने मज़े के लिए, जैसे अभी एक इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है जय के लिए, जय करके एक सोसाइटी में था, उसको जान करके मारा गया। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों ही जगह पे हत्या हो रही है, बट एक जगह इंटेंशन कुछ और है, दूसरी जगह इंटेंशन कुछ और है। तो क्या कर्म जब अपने किसी कर्म का जब रिजल्ट देता है तो उसमें इंटेंशन को देख के दिया जाता है, या फिर इट इज जस्ट इक्वल, हत्या हुई है मतलब मारा है तो मारा है, रिजल्ट पनिशमेंट थोड़ा कम होता है। ओके, पनिशमेंट थोड़ा कम होता है। अब देखो भगवान राम, वो जो कस्तूरी मृग को भी जो लगा बाण, या भगवान कृष्ण से भी एक गलती हुई, तो उनका पश्चाताप उन्हें करना पड़ा, गलती से हुआ बट पश्चाताप करना पड़ा, बट दैट इज ए मिस्टेक। सो गॉड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट इज ए मिस्टेक, राइट। बट अगर एक्शन का इंटेंशन ही गलत है तो वो पाप है, तो पाप की सजा अलग है। आप कोर्ट में भी देखो, आप गलती से कोई काम करते हो तो आपको वो मार्जिन ऑफ एरर देकर, कहते हैं धमकी देकर, या आपको थोड़ा पैसा वैसा देकर बोलेगा जज कि भाई आपको ये भरना पड़ेगा कम से कम सजा में। बट आप इंटेंशनली कोई चीज करते हो तो देन दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। हो सकता है कि ये डिबेटेबल हो, क्योंकि लोग तो यही सुनना चाहेंगे गलती से किया हुआ तो माफी हो जाएगी, राइट। बट अच्छा, इसी पे थोड़े से मुचलके पे छूटोगे। ओके, मुझे और एक और कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर आ रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने इंटेंशन क्लियर है, या आपको पता है कि इसका क्या रिजल्ट है, आपने वो रिजल्ट मतलब आपने काट भी लिया, मान लो काट भी लिया, पर अगर वो इंटेंशन में अगर आपने पश्चाताप नहीं और एक्सेप्टेंस नहीं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो क्या सही मायने में वो पाप कटता है या वो चीज़ होती है? नहीं, ये बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आपने आधा प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाता है जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। अपन पर्सनल रिलेशनशिप में भी देखते हैं, अगर आप सिंसियरली किसी के पास जाके बोलते हो कि यार मुझसे गलती हो गई, और एक्चुअली में आपको अनुभव कर रहे हो कि मेरे से गलती हुई, तो कितना भी कठोर आदमी हो वो आधा तो पिघल जाता है कि भाई सिंसियरिटी से आए। तो लोगों का ब्रेन पढ़ लेता है आपको कि आप कब सिंसियर हो, आप कब सिंसियर नहीं। तो भाई भगवान का तो पढ़ ही लेगा, मतलब जब क्या बात है, लोगों को ही पढ़ लेता है तो। एंड आई मीन इट्स वेरी क्लियर कि आपने अगर कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की और आप केवल फियर के कारण, मान लो फियर ग्रीड की वजह से भी कोई एक्शन कर रहे हो, तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि भगवान हम सबसे ज्यादा समझदार है। वो तो सब देख रहा है, वो ऊपर से देख रहा है, हम सामने से देख रहे हैं। हम तो सामने से देख रहे हैं, वो ऊपर से देख रहे हैं। जी। तो फिर अच्छा, कभी कभी होता है कि भाई आप फियर से स्टार्ट करते हो फिर श्रद्धा की तरफ जाते हो, बिल्कुल, है ना। हम लोगों को जब भी कुछ बताते हैं तो आपके पास भी जब लोग आते हैं तो बोलेगा घुटना दुख रहा है, ये हो रहा है, आप बोलोगे ये तो तकलीफ हो जाएगी अगर आपने नहीं किया तो। So he will start with fear, right? But gradually when he or she will be practicing with you, तो उसको फिर वो आनंद आने लगता है उसके अंदर, फिर उसकी वो प्रैक्टिस बन जाती है। वो फिर उसको ये समझ आता है कि मुझे इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए कुछ बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो फिर उसको लगता है कि मुझे फिट रहने के लिए ये करने की जरूरत है, ना कि बीमारी ठीक करने के लिए। तो उसका पर्सपेक्टिव बाद में बदलता है। बट खराब इंटेंशन प्रभु समझते हैं अच्छी तरीके तो अगेन ये सब लोगों के लिए कि जो ये सोचते हैं कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स या फिर योगा ट्रेनर के पास जाके आप अपने चक्र ठीक कर लेंगे या बहुत सारी चीज़ों को कॉम्पेंसेट कर लेंगे, एक्चुअली आपके इंटेंशंस मायने ज़्यादा रखते हैं। और अगर वो इंटेंशंस को ध्यान रखते हुए अगर आप अपने
गलती को स्वीकार लें तो आई थिंक वो डैमेज वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। करेक्ट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब लोग समझते हैं जो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, मैं ऐसी कोई बात तो कर नहीं रहा हूँ जो बहुत विशेष बात हो। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि भाई मैं खुद ही सिंसियर नहीं हूँ जब किसी से माफी मांग रहा हूँ तो, बट लोग खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द ईगो। राइट, तो राइट। तो इंटेलिजेंस तो इसमें है कि आप खुद को तो कम से कम सच बोल लो ना। व्हेन यू आर, आप खुद से सच बोलते हो तो इजी है सब चीजें, फिर कोई ईगो भी नहीं है। अगर मैंने गलती की, मुझे पता चला यार चेतना वैन से गलती हुई तेरे लिए कोई भी, तो फिर अब मैं खुद ही नहीं मानूं अपने मन के अंदर कि यार मैंने तो कोई गलती की नहीं, चेतना की गलती थी। अब चेतना मान लो मेरे से बड़ी पोजीशन पे है, मैं उससे माफी मांग रहा हूँ, तो ना तो तुम करोगी और ना मेरे माफी मांगने का एक्ट भी खराब हो रहा है। ट्रू। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है तो अगेन आपका कोई तो चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। 100%। वो अगर आप योग के थ्रू उस पर्टिकुलर ईगो के लिए जो प्राणायाम है वो अगर कौन आप सा कर रहे प्राणायाम हो, है ईगो के लिए? ईगो के लिए मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं भी समझ आए तो सबसे बेस्ट है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको इतना ज्यादा सेंटर्ड कर देता है कि वो ईगो जो है ना वो मेल्ट हो जाता है। करेक्ट। ये मुझे यू नो दिस, हम शनि के लिए और सूर्य के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बताते हैं। वाह, तो सूर्य इज लाइक सुपीरियर ईगो, हाँ, बड़ा ही मैं तेजा हूँ। शनि इज इंफीरियर ईगो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो दोनों ईगो के लिए हम नाड़ी शोधन, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ये दोनों साइंस कनेक्टेड है। वाह वाह। और ये दोनों ही ईगो में शायद एक चीज जो नहीं होती, दैट इज योर ग्रोथ। हमेशा सवाल ही नहीं उठता। भैया शनि से मुझे एक क्वेश्चन याद आया दिमाग में कि लोग शनि, राहु, केतु बड़े घबरा जाते हैं कि ये तो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। क्या एक्चुअली इनके ऊपर टैग लग चुका है या कुछ कंडीशन है जिसमें ये मैलेफिक होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं? दो तरीके के टीचर होते हैं। एक आप जैसा टीचर है जो बहुत ही सौम्य है, और नहीं, आपको लगता है मेरे योगा स्टूडेंट से पूछिए। है ना, तो वो शुभ ग्रह होगा कि गुरु है, बुध है, शुक्र है, चंद्र है, ये शुभ ग्रह है। एक टफ टीचर है, राइट, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 9 की 9 हमारे टीचर ही है। इनमें से कोई भी कह रहा है पूर्णतः शुभ और पूर्णतः अशुभ नहीं है, राइट। बट किसी ना किसी तरह नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन तो आप करते ही हो ना। जैसे आप बोलते हो आपका एक भाई का कॉमिक सेंस अच्छा है, एक भाई गुस्सा जल्दी हो जाता है, बट जरूरी नहीं कि दोनों, मतलब आप उससे ये तो नहीं कह रहे हो कि ये दो में से एक व्यक्ति खराब है, एक अच्छा है। True. आप नेचर से डिफाइन कर रहे हो, right. तो सैटर्न या शनि का नेचर मैलेफिक है। नेचर मैलेफिक है मतलब कि जिसको कठोर कदम उठाने के लिए बोला जाता है वो तो बुरा लगेगा ही। बिल्कुल। अब जब आप 11-12 साल के हो जाते हो तो मम्मी बुरी लगने लगती है ना, क्योंकि तो बड़ी अच्छी लगी है अपना फ्रीडम, हम लड़कों को तो लगने लगती थी हमारा फ्रीडम, जब हम जाना चाह रहे हैं 14-15 साल मान लो, उस समय मम्मी बोल रही है कि नहीं रोको टोको, तो वही मम्मी ऐसा लगता था कि भाई क्यों रोक रही हो, जबकि आप बचपन से उनसे प्यार करते आए हो, क्योंकि वो कठोर एक्शन ले रही है उस समय, राइट। सो सैटर्न कठोर एक्शन लेते हैं, इसीलिए मैलेफिक माने जाते हैं। ओके। बाकी तो इस दुनिया में जिसने भी पैसे कमाए हैं, हाँ, आपको पता है आप इतने बड़े स्टार हो, पॉपुलैरिटी जो है वो बिना शनि के आ ही नहीं सकती आप। मैं एक्चुअली मिसेस इंडिया वर्ल्ड भी शनि की अंतर्दशा में ही बनी हूँ। अरे वाह। और पॉपुलर, क्योंकि शनि जनता है, हाँ, है ना। और आप थोड़ा ज्योतिष तो पढ़े ही हो, हाँ। तो शनि तुला राशि में उच्चस्थ होते हैं। तुला राशि एंटरटेनमेंट की राशि है, आपका लग्न भी तुला है, एंटरटेनमेंट की है, हाँ, मूवीज की है, मनोरंजन की है, तो शनि वहां पर उच्च का हो रहा है, मतलब सैटर्न आपको वो पॉपुलैरिटी देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल आपको दंड देने के लिए है। ओके। जितने बड़े नेता हैं वो क्यों नेता है? क्योंकि जनता मरती है उन पर। जितने बड़े अभिनेता है, एक्टर एक्ट्रेस हैं, जनता प्यार करती है उनसे, शनि जनता है। वाओ। तो शनि बहुत शुभ भी है और अशुभ हो जाए। जो आप लॉजिक की बात कर रहे थे ना कि यूथ को कनेक्ट करना है, तो आई थिंक ये यूथ आप सुन लो, ये जो चीज़ है ना कि कहाँ लॉजिक और कहाँ पे नॉलेज, ये दोनों चीज़ जो है वो सर की क्लास में ही मिलते हैं। आई थिंक मेरे जैसी पर्सन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगी वो भैया आपकी वजह से है। एंड वापस से शनि पे आते हैं, क्योंकि इस साल जो है सब लोग बोल रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलो गलती से एक रील आपने एस्ट्रोलॉजी का देखा है तो सब दूर से बम्बार्डिंग हो जाती है, शनि 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 का साल, शनि का साल। ये शनि का साल है क्या, और शनि का साल बोल रहे हैं तो इसमें किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों के लिए बुरा है?
तो मैंने पिछले पॉडकास्ट पे भी इस चीज़ का आंसर दिया था। हाँ, शनि का तो साल है ना। अब शनि का साल क्यों कह रहे हैं? 2024 का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 8 है, तो शनि का नंबर है। तो शनि का साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सत्कर्मी है, डिसिप्लिन्ड है और स्त्रियों की इज्जत करते हैं। राइट? उन लोगों के लिए बहुत बुरा है जिन्होंने पिछला बुरे काम किए, डिसिप्लिन नहीं, कमिटमेंट नहीं है लाइफ में। सैटर्न इज ऑल अबाउट कमिटमेंट। तो जिसने कमिटमेंट से, मतलब जो प्रभु ने काम करने दिया वो काम आपने अच्छे से नहीं किया, या तो मक्कारी की या क्रेविंग की, यार मेरे को क्यों दिया, मैं तो इस लायक, मैं तो कुछ और करने लायक था, मैं ये कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए खराब है, मतलब जिसने कृतज्ञता नहीं रखी। करेक्ट, ग्रेटफुलनेस कृतज्ञता जिसने नहीं, उन लोगों के लिए खराब है। बाकी लोगों के लिए जो कि पूरे जिंदगी अपने अच्छा करते आए हैं, डिसिप्लिन से करते आए, उन लोगों के लिए अच्छा। योगा वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शनि तो योगा के ग्रह, तो शनि को तो सबसे ज्यादा पसंद है योगा, तो इसलिए उन लोग, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आप तो देखो मिसेस इंडिया बने। मुझे जैसे ही मैं मिसेस इंडिया बनी तो सब लोगों को लग रहा था अब इसका योगा छूटेगा, अब इसका योगा छूटेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसेस इंडिया बनने के बाद मेरा दिमाग और खुल गया है कि मैं योगा को कितना और स्प्रेड कर सकती हूँ, करना ही चाहिए, एक अलग लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं आई कैन कनेक्ट, एंड इससे ये भी समझ आ रहा है कि शनि जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, जिस बच्चे को जिस तरीके से समझाया जाना चाहिए वो उस तरीके से समझाएगा। एम आई राइट? करेक्ट। अगर आपने अच्छी चीज़ें करी तो आपको अच्छे रिजल्ट देके समझाएगा, और अगर आपने उधम मचाई, आपकी लैंग्वेज में सॉरी तो वो फिर उस तरह से आपको रिजल्ट देगा। तो इसकी रेमेडी कुछ है? रेमेडीज तो बहुत सारी मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ, बट चूंकि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ आज, हाँ, तो सबसे अच्छी रेमेडी है प्राणायाम। देखो, इसका बहुत टेक्निकल आंसर है। शनि और राहु ये दो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देने वाले ग्रह, मानसिक भी शारीरिक भी, है ना। सबसे ज्यादा रोग देने वाला ग्रह शनि और राहु, जो कि क्रोनिक रोग, सैटर्न जो भी देता क्रोनिक देगा, मतलब ये दोनों ही एयर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। शरीर में वायु तत्व को, तो वायु तत्व को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्राणायाम। तो इसलिए सैटर्न को, जैसे तभी तो आपके कैंप में लोग आते हैं, आपका क्लास में ज्वाइन किया, उसका घुटना दुख रहा है, आंख दुख रही है, हाथ दुख रहा है, वो 2 दिन 3 दिन बाद बोलता है, अरे चेतना मैडम ये घुटना तो ठीक हो गया। अरे तो चेतना मैडम ने जादू नहीं किया है, नहीं किया। वो जो वायु तत्व को आप जो चैनलाइज कर रहे थे, सैटर्न को पसंद है वो, क्योंकि वो तो वायु तत्व है, तो वो आप चाहते हैं कि शरीर के अंदर वायु सबसे ज्यादा शुद्ध हो, राइट। तो इसीलिए, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि योगा प्राणायाम से अच्छी, स्पेशली अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि वो दोनों नाड़ियों का शोधन करता है, बिल्कुल, है ना। तो आपको क्लैरिटी रहती है। वायु तत्व बिगड़ने से क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है लाइफ के अंदर। बाकी बॉडी पेन ये वो सब अलग बात है, बट हेलुसिनेशन रहता है। तो सबसे अच्छी रेमेडी है वो आपके पास है। बट नॉट ओनली प्राणायाम, योगा क्लब विद प्राणायाम। क्योंकि मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगी, सिंस आई एम अ योगा टीचर, कि प्राणायाम, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्राणायाम करने से हमारी हेल्थ कम्प्लीटली ठीक हो सकती है, तो प्राणायाम में भी जो स्थिरता है वो योग आसना की प्रैक्टिस से आती है। और जब हम योग की बात करते हैं, योगा तो वेस्टर्न कल्चर की वजह से हो गया है, बट इट इज़ अ योग, इट इज़ अ ह्यूज यूनियन। तो इसके योग में भी 8 लिम्स होते हैं, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्मा, ध्यान एंड समाधि। बट आज क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो गया है आसना के प्रति, क्योंकि हर कोई इंसान के अंदर वो स्थिरता नहीं है कि फट से बैठे और ध्यान लग गया, प्राणायाम में सेंटर्डनेस हो गई, इसलिए शरीर आपका थोड़ा थक जाए ताकि मन जो है वो प्रेजेंट वर्तमान क्षण में आ जाए। इसलिए वो योग आसना का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो आसन प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं आप प्राणायाम को और बढ़ा सकते हो, और आपकी जितने टॉक्सिन्स हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल पे खुलते हैं। अच्छा भैया, क्योंकि आपके साथ बैठे और योगा की बात निकली है, तो बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और जो बाहर से बड़े ही वैसे, पर जैसे ही योगा की प्रैक्टिस करते हैं या कुछ करते हैं और इतने इमोशंस उनके बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो आसन है, हमें ऐसा लगता है कि आसन से हमारा घुटना ठीक हो रहा है, हमारी स्पाइन ठीक हो रही है, बट देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस जो आपके शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर्ड होते हैं। जब उसकी स्ट्रेचिंग होती है, जब उसके ऊपर काम होता है, फ्यूलिंग होती है, फ्यूल मतलब जब ऑक्सीजन जाता है,
तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और जब वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, व्हेन आई से टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स सिर्फ आपके शरीर के टॉक्सिन्स नहीं, आपके मन के टॉक्सिन्स, आपकी भावनाओं के टॉक्सिन्स निकलते हैं। एंड देन उस मोमेंट के लिए आपको लगता है कि मुझे बहुत हैवी लग रहा है, बट लेटर ऑन जो है आपको लगता है कि बहुत लाइट फील हो रहा है। सो आई थिंक प्राणायाम और आसन का जब कॉम्बिनेशन किसी चीज़ में होता है तो आपको ओवरऑल हीलिंग होती है, ओवरऑल आपकी बॉडी फ्री होती है। तो आई थिंक आसन और प्राणायाम के कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी प्रैक्टिस की जाए तो वो 100% रिजल्ट देगी। और क्या प्रैक्टिस करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें अगर एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा तड़का लग जाए तो आई थिंक फिर तो क्या ही बचा। वो बेस्ट है। एक तीर से दो निशान। एक तीर से दो निशाने। सो एक क्वेश्चन और है भैया, जैसे तो मैं भैया सर दोनों ही आपको बोलूँगी क्योंकि सर के पहले आप भैया रहे हो मेरे। जैसे हेल्थ को लेके लोग आजकल बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं, पहले भी कॉन्शियस थे बट उतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि इतनी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी लोगों की चली है। और कोविड के बाद एक सबको रियलिटी चेक मिला है कि कितना भी आप इकट्ठा कर लो, संजो लो, बट अगर शरीर साथ नहीं है, अगर मन साथ नहीं है तो सब कुछ जो है वो कुछ भी नहीं है हाथ में। तो उसकी वजह से लोगों ने अपने शरीर पे काम करना ज़्यादा स्टार्ट किया और उसी वजह से कहीं ना कहीं लोग बहुत अवेयर हो गए कि चाहे कुछ ना भी हो रहा हो तो भी साल में एक बार तो या 6 महीने में एक बार जो है हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा कुछ है कि आप भले कुछ भी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ आपको लाइफ में प्रॉब्लम है तभी आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, क्या तरीका होना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली हमें विजिट करना चाहिए? यस, आई थिंक साल में एक बार, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो। अगर समय अच्छा नहीं चल रहा तो फिर को तो आपको बार बार आना ही पड़ता है, तो वो तो कोई बात नहीं है। बट हाँ, साल में एक बार या इनफैक्ट 1.5-2 साल में एक बार आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपके 4-5 साल अगले कैसे हैं, हेल्थ वाइज कैसे हैं, वेल्थ वाइज कैसे हैं, फैमिली, रिलेशनशिप, सोशल, स्पिरिचुअल, तो उससे आपको आसानी हो जाती है आपको। क्योंकि और ऐसे काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको कोई लाइफ में दिक्कत नहीं है। जनरली जैसे वही योगा की क्या दिक्कत है, लोगों को लगता है कि जब कुछ दुख जाए तब चलो। ऐसे ही ज्योतिष का भी ये दिक्कत है कि भाई लोग सोचते हैं कि जब कुछ खराब हो जाएगा तो जाएंगे, राइट। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, भाई साल में एक बार आते हैं, तो भैया साल भर का पर्चा लिख दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस साल क्या नहीं करना है और मुझे क्या किस चीज़ में ज़्यादा ताकत डालनी। तो हम बता देते हैं भाई ये करना है, ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, एंड देन दे फॉलो इट। तो उससे आपको इससे अच्छा क्या आपको एनुअल स्केच मिलेगा ना, भाई जब आप साल के पहले दिन बैठते हो तो आप सोचते हो साल भर में क्या करूँगा। आप किसी ज्योतिषी से पूछ लो साल भर में क्या करूँ, है ना। अगर ज्योतिषी ठीक है तो उसमें जो आप करना चाहते हो उन चीज़ों को ढूंढ लो कि हाँ ये होंगी कि नहीं होंगी, तो मुझे इसमें इस बार कम एफर्ट देना है कि ज़्यादा देना है। अगर वो एस्ट्रोलॉजिकली ठीक हो रहा है कि सब यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एस्ट्रोलॉजिकली आल्सो इट इज करेक्ट, यू स्टार्ट इट। इफ द एस्ट्रोलॉजर सेज कि इस साल थोड़ा रुक जाओ, अगले साल कर लेना, राइट, तो फिर आपका 1 साल का संघर्ष बच रहा है। आप अभी चालू करोगे, वो चलना तो साल भर बाद चालू होगा, तो आपका 1 साल का संघर्ष तो बचा है ना। यही तो उपयोग है इस चीज का, राइट। तो दोनों तरीके से हो सकता है। मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो प्रॉब्लम से पहले आते हैं, हाँ, कुछ हो बिगड़े उसके पहले ही चले जाओ। जैसे अपन डॉक्टर के पास, बिल्कुल, जो आप बोल रही हो कि आजकल अब पहले जाते हैं, और बाकी तो फिर जब इमरजेंसी आ जाती है तो आना ही पड़ता है सबको, तो वो बात ही नहीं। फिर तो परेशान करना ही पड़ता है, रात हो या दिन हो। हाँ, तो फिर तो कॉल्स लग जाते हैं, फिर तो लगाना ही पड़ता है। भैया एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, जैसे आपने बोला कि विजिट कर लेना चाहिए ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि एस्ट्रोलॉजर्स किसके पास जाएं, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल मेरा अनुभव किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बहुत अच्छा है, मान लीजिए, तो मैं अपने बहुत सारे लोगों को मैं जिनकी चिंता करती, तो मैं चाहूँगी कि उनको मैं भेजूँ। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ये एस्ट्रोलॉजर वाकई सही है या नहीं, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर पे जो फेथ आ जाता है और उस फेथ के बेसिस पे एस्ट्रोलॉजर का क्या प्रेडिक्शंस है उसके हिसाब से वो पर्सन पूरा थ्रू आउट फॉलो करने वाला है। तो क्या एक ऐसी चीज़ एक नॉर्मल पर्सन कैसे समझे कि मुझे इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए या नहीं? तो इसके 2 आंसर है। एक एस्ट्रोलॉजिकल आंसर है कि आप जब अपना चार्ट लेके जाओ तो उसको थोड़ा सा पीछे का प्रेडिक्ट करने का बोलो। ओके। तो अगर वो
पीछे का आपको टेंटेटिवली प्रेडिक्ट कर पाता है कि भाई ये साल तुम्हारा इस कारण से अच्छा था, इस कारण से खराब था, ओके इस समय नौकरी गई होगी, इस समय शादी जैसी स्थिति दिख रही है। तो दिस इज वन इंडिकेशन। ओके एक साइकोलॉजिकल आंसर है। ओके जैसे मैं ये बोलता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को कि एस्ट्रोलॉजी फुल टाइम नहीं करना। फुल टाइम नहीं करना। नहीं, ओके क्योंकि फिर आपके अंदर लालच आ जाएगा। भाई आज आपको, हमको, सबको अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, ट्रू राइट? अब अगर मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी करने लगूँ तो मुझे जो भी घर के लिए चाहिए फिर वो मुझे एस्ट्रोलॉजी से कमाना पड़ेगा। ट्रू तो मेरे अंदर ग्रीड आ सकता है। राइट तो आप देखो, हर व्यक्ति को ना समझ में आता है कि यार ये व्यक्ति ठीक है या ये व्यक्ति गलत है। अब मान लो आप किसी आदमी के पास जा रहे हो, वो काले वाले कपड़े पहन के बैठा हुआ, कुछ तो भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के इस तरीके से बैठा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति डेंजरस है। बिल्कुल आ रहा है, आप तो जाने के पहले ही डर जाते है हैं ना? लोग। हाँ बट आइदर बिकॉज ऑफ फियर और ग्रीड राइट आप फिर भी जाके फंसते हो। ट्रू लोग क्यों फंस रहे हैं, है ना? इसी कारण ना कि या तो ग्रीड है, शॉर्टकट चाहिए, किसी ने बोल दिया ये बाव अच्छा सा कर देते हैं भाई, ये तो तांत्रिक बाबा या कोई भी व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो आपको देख के समझ में आ रहा है कि यार ये ग्रीडी आदमी है, तो मत जाओ। और तीसरा, जो कि आपकी बात को समझ पाए। ओके तो एस्ट्रोलॉजर को पढ़ा लिखा होना जरूरी है आज के जमाने में। आप इसको ऐसे समझो, जब ऋषि पराशर ने शास्त्र लिखा तो कितने प्रोफेशन हुआ करते थे? 4 वर्ण थे, तो 8-10 तरीके के प्रोफेशन, 20-25 तरीके के प्रोफेशन। अब आज की डेट में 1.5-2 लाख तरीके के प्रोफेशन है। अब एस्ट्रोलॉजर अगर खुद ही अपडेटेड नहीं है तो वो क्या गाइड तो वो क्या, आप पूछोगे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई करूं कि एआई में पढ़ाई करूं, तो वो किस तरीके से गाइड करेगा अगर वो खुद ही पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति के पास में आपको जाना चाहिए जिसमें तीनों तरीके की चीजें हों। वाह, आई थिंक ये बहुत ही एक क्लियर कट आंसर है उन सभी लोगों के लिए जो एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स चाहते हैं। और जो नग नहीं बेचे, नग्न नहीं बेचे। हाँ सबसे I think बड़ा, आप जो बहुत- पूरी दुकान लगा के बैठे हैं ना, नग भी मैं बेचूंगा, पूजा भी, मतलब ब्रेड भी मैं ही दूंगा, अंडे मैं ही तेज आऊं, उसके पास नहीं जाना। Okay. तो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, राइट? हमारा रोल ये सब नहीं है कि हम नग बेच रहे हैं, पूजाएं बेच रहे हैं और ये सब, दिस इज नॉट आवर रोल। राइट और जितना आप अपने कर्म को, जितनी कम रेमेडी, जितने कम, मतलब आप खुद से जो रेमेडियल कर सकते हैं जहाँ पैसा ज़्यादा ना लगे और उसमें भी अगर काम हो सकता है, तो वहाँ से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर ऑथेंटिक है और नहीं। आई थिंक ये उन सभी लोगों के लिए। हाँ जी, जो पेड कंसल्टेशन करता है, हाँ और उनको अनुभव भी है, मान लो 10 साल का, हाँ बट जिसकी फीस कम है, ओके, उसके पास नहीं जाना चाहिए। उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर की फीस कम होती है वहाँ पर पैथोलॉजी का खर्चा बहुत होता है। तो अगर ज्योतिषी नया है तो उसका फीस कम है तो कोई बात ही नहीं, बट वो पुराना ज्योतिषी है, पेड कंसल्टेशन करते हैं, फीस कम है, तो फिर कोई ना कोई तो ग्रे ये वाली चीज हो गई कि जो गरीब है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सभी ज्योतिषी फ्री देखते हैं उनको। सभी ज्योतिषी फ्री हम देखते हैं। कितने लोगों को फ्री देखते हैं दिन भर में? ओके, ऐसा थोड़ी है। सब जो अच्छे ज्योतिषी है वो कभी भी, अच्छे डॉक्टर भी फ्री देखते हैं कि नहीं देखते, हाँ है ना? वो आपके balance पास में भी, तो आपकी क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको आवश्यकता है आपकी, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता आपका फीस को, तो आप करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। तो सब करते हैं, वो तो अच्छे लोग तो सभी करते हैं। तो एक ये भी है कि जो बिल्कुल कंप्लीटली नो कर दे आपकी सिचुएशन को जानते हुए भी, तो वहाँ पे आप समझ लो कि वो पूरा बिजनेस ओरिएंटेड चीज है। हाँ, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति को मैं दोस्त बना सकता हूँ, तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। आपको लगे ये व्यक्ति देख के पता नहीं क्या कर देगा, तो राइट, नो है उस पर। वाओ, दिस वाज लाइक एक बहुत ही ऑडियंस के लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल आंसर था कि कैसे प्रिडिक्ट करें या कैसे देखें कि कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। भैया यहाँ से एक और क्वेश्चन मुझे, क्योंकि मैं आपको सुनती हूँ, आपके वीडियोस, रील्स, छोटी छोटी बातें आप बहुत आसानी से बोल जाते हो, मतलब ऐसा लगता है आपने बहुत ईजिली फ्लो में बता दी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट यू नाउ कम्प्लीटली, कि हु यू आर एक्चुअली। वी नो आप आलोक खंडेलवाल बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, बट हु आर यू एक्चुअली, मतलब आपका क्या विजन है, एंड आप अगर एस्ट्रोलॉजी में हो भी तो किस विजन से आप यहाँ पर हो? हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न है। मतलब तो विजन तो देखो बड़ा है, और मुझे एक मेजर तकलीफ है, मैंने क्यों चालू किया ये भी जनरली सब, अगर आप स्टोरी सुनना चाह रही हो तो जी,
तो मुझे तो कभी पता नहीं था कि मैं ज्योतिषी बनूंगा, ओके है ना। बट मेरे पिताजी ज्योतिषी हैं, ओके वो बिजनेसमैन भी है, सेम विथ मी। तो फिर मेरा जब समय खराब आया तो मैं पढ़ने लगा, पढ़ते ज़्यादा पढ़ गया मैं। तो फिर लोग आने लगे, तो जब मेरे पास लोग आने लगे तो मेरे को इतने पीड़ित लोग आते थे मेरे पास ओके कि किसी ने 1 लाख रुपए की माला बेच दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने स्टोन बेच दिए। तो फिर मैं तो अपने शौक के लिए करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, चूंकि मैं पढ़ गया था तो मुझे साइंस समझ में आ गया था कि ये साइंस तो अचूक है, राइट। और इसका जो तरीका है लोगों का, वो तरीका जिस भी कारण से कर रहे हो। तो फिर चूंकि मैं अपना बिजनेस भी साथ में करता था, तो मुझे ये पता था कि मैं दिन भर इस चीज को नहीं दे सकता। एंड यू वुडंट बिलीव एट उस समय पर ऐसा होता था कि रात में 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह, दिन में, शाम को ऐसे लोग आते थे। ओके और पूरे वर्ल्ड से फोन आ रहे हैं। तो मेरा खुद की तबीयत खराब होने लगी थी, ओके क्योंकि आप कितना हैंडल करोगे। क्योंकि तो फिर हमने सोचा कि मैं पढ़ा देता हूँ लोगों को। तो फिर हमने एस्ट्रोलॉग खोला इसके लिए कि भाई हम तो इतने नहीं देख सकते, तो अच्छे लोग पढ़े। तो इसलिए आप देखोगे एस्ट्रोलॉग में, आपने भी देखा ही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, जो स्तर, आप जैसे लोग भी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो वो हमने जानबूझ के ऐसे लोगों को रखा है कि जो किसी का पेट नहीं काटे, जिसका गला नहीं काटे जाकर जब वो प्रैक्टिस करे। तो उनका खुद का पेट इतना भरा होना चाहिए कि वो किसी के साथ में, अगर आपका पेट भरा है तो आप किसी का हक छीनोगे क्या? नहीं छीनोगे। जब भूखे होगे तो छीन सकते हो कोई भी व्यक्ति। तो हमने कोशिश की और हमने उसमें बैलेंस किया है कि भाई काफी सारे लोगों को हमने फ्री भी पढ़ाते हैं। एक बैलेंस है कि पढ़े लिखे अच्छे लोग ज्योतिष पढ़े तो फिर आगे करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर वो प्रैक्टिस करने लगे। तो फिर अब एस्ट्रोलॉग में आप वही लोगों को हम कंसल्टेशन के लिए बोलते हैं कि आप यहीं से कंसल्टेशन करो, सो दैट वो काफी सारे लोग तो अपने आप पर सेवा की तरह करते हैं, है ना। और फिर किसी को अगर कुछ इनकम चाहिए, काफी सारी होम मेकर्स हैं जो कि दे फील सो प्राउड ऑफ देमसेल्फ। आपने भी देखा है, काफी तो मेंटर बन गए जो कि घर पे थे, किसी घर पे स्त्रियों को आपको पता है होम मेकर होती, कितना भी काम करती हैं लेकिन वो सम्मान नहीं मिलता क्योंकि कुछ कमाती नहीं है। तो वो सब चीजों का ये पूरा इंस्टीट्यूट है। सो हमारा विजन तो है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे सही चीज लेकर और ऑथेंटिक लोगों के साथ में। और इसलिए एस्ट्रोलॉग में आप ये देखोगे हम वो सब नहीं करते कि आधा कोर्स पढ़ा दिया, महीने भर का कोर्स है, ये वो कोर्स है 8 महीने का। जो कमिटेड होकर वही पढ़ पाएगा, वही पढ़ पाएगा। लोग मुझको बोलते भी आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी गलत है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो सो दैट ज्यादा लोग आएंगे। नहीं पता कि आपका विजन क्या है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीधा सीधा लोग चाहिए जो कि पढ़े और पढ़ के आगे डिलीवर करें। तो विजन तो है कि 500 लोग टीचर बने, है ना। काफी सारे बन भी गए हैं, बट विजन तो है। अब जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी वैसा होगा। मुझे तो लगता है 5000 आप 1 0 कम ही बता रहे हो। मैंने 500 टीचर का, मैं 5000 टीचर का सोच रही हूँ, क्योंकि जो आई थिंक आपके साथ पढ़ा हुआ पर्सन, मैं वही बोल रही हूँ कि जो आपकी क्वालिटी है, मतलब टफ चीज को किस तरीके से एफर्टलेसली प्रेजेंट कर देना जो कि सामने वाले के जहन में बैठ जाए, आई थिंक वो क्वालिटी है भाई आप में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जिस ब्यूटी के साथ आप कोई प्रॉब्लम को एनालाइज करके बताते हो, वो प्रॉब्लम ही अपने आप में सोल्यूशन लगने लग जाती है। सो दैट इज अगेन अ कमेंडेबल थिंग अबाउट यू। भैया, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो अबाउट योर डेली रूटीन। मेरा डेली रूटीन? यस। तो वो तो बहुत टाइट है। अब आपके जैसा तो हेल्दी रूटीन तो नहीं है। देखो, आप तो 6-7 घंटे तो योगा नहीं, तो आप तो 6-7 घंटे तो लोगों को योगा ही करा। मतलब मैं कभी उस दिन अपन मिले थे तो मैं यही सोच रहा था कि भाई चेतना 7-8 घंटे तो योगा ही कराती है, फिर उसकी खुद की साधना 12 घंटे तो योगा, फिर उसकी खुद की साधना है ना। आप अपना जो भी जप साधना, और फिर इतना पूरे वर्ल्ड में आप घूमते हो, कहीं यहाँ फीता काटना है, कहीं इस जगह जज बनना है। सो माई रूटीन इज वेरी इजी इन कंपेयर टू योर रूटीन। तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, मेरी तकलीफ ये है, है ना। तो मैं उठ जाता हूँ अपने 4-4:30 बजे। ये तो बहुत सुंदर बात है भैया, ये लोग चाहते, लोगों का ड्रीम है ये तो एक्चुअली। कितने रेजोल्यूशंस बने होंगे इस साल का ये, सुबह 4 बजे उठना है। हाँ, बट जो उठता है उसको पता है कि उसकी तकलीफ है। अच्छा। कि भाई कौन नहीं सोना चाहता इस दुनिया में, सब चाहते हैं अपने ऐश करें। बट मैं उठ जाता हूँ थोड़ा जल्दी, 4-4:30 बजे। तो मेरा
रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह 10:30 बजे अपने घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ओके। तब तक थोड़ा प्राणायाम, ध्यान, पढ़ाई पढ़ना पड़ता है एज ए जोशी आपको। राइट। और मैक्सिमम केस के अंदर मैं जब ऑफिस आता हूँ तो ऑफिस का पूरा काम खत्म करके आता हूँ। ओके। तो मेरे को सुबह किसको क्या काम देना है, किसको मेल करनी, किसको, तो सब मैं अपना करके, और 3 कंसल्टेशन में सुबह करता हूँ। ओके। ठीक है, तो 3 कंसल्टेशन करके अपनी पत्नी के संग 2 चाय पी के, अपने साधना करके, अपना ऑफिस का थोड़ा बहुत जो भी मुझे पूरा दिन प्लान करके फिर मैं आता हूँ। फिर ऑफिस में तो दिन भर मिलने जुलना ये वो, फिर मैं शाम को कुछ कंसल्टेशन करता हूँ और घर जाता हूँ। तो आपकी साधना जो आप बात कर रहे हो, साधना में क्या रहता है? अब साधना देखो, यूं तो कोई बताने वाली बात नहीं होती, बट आप चूंकि साथ में बैठे हो तो ऑब्वियसली हम तो आप भी, और श्री रविशंकर को हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने जो दिया है सुदर्शन क्रिया, योगा प्राणायाम। नहीं छोड़ते उसे? मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि हो जाए। फिर योगा प्राणायाम ध्यान, है ना। सो ध्यान करके, और फिर थोड़ा मंत्र जप, तो वो मुझे पसंद है थोड़ा, मैं अपने लेवल पे मैं सबको बोलता भी। एस्ट्रोलॉजर होना भी चाहिए। हाँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर होना भी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर यूं तो जो आप अपना जो साधना है वो कंप्लीट है। एस्ट्रोलॉजर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके लिए भी कंप्लीट, बट स्टिल सिंस आई एंजॉय डूइंग मंत्रा, तो वो मंत्रा करते हैं। फिर दिन में थोड़ा ध्यान, और दिन भर बस काम। मुझे बस आपने कभी देखा नहीं, वो खाली बैठे नहीं देखा होगा आपने। बिल्कुल, ये चीज़ है कि, तो ये मुझे आप बताइए ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि मुझे भी मेरे घर वाले बोलते हैं ये बैठ नहीं सकती एक जगह पे, मतलब मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करने को तो आपके और मेरे चार्ट में एक चीज कॉमन है, बताइए। है ना। आपको भी गुरु बुध कॉम्बिनेशन है और सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन है। हाँ, मुझे भी गुरु बुध कॉम्बिनेशन है और सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन। क्या बात है। सो गुरु बुध कॉम्बिनेशन इज निपुण योगा। निपुण योगा इज लाइक आप जो भी चाहे सीख सकते हैं। ओके। निपुण हो आप। ओके। सो दिस पीपल आर ऑलवेज लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग। तो जब स्टूडेंट होते हैं तभी पढ़ाने लग जाते हैं। हाँ, इस तरीके का। एंड सूर्य मंगल इज लाइक ऑलवेज फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ एनर्जी। तो इसलिए ना आप बैठ पा रही हो ना मैं बैठ पा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ लगा रहना कभी होगा कि जरूरत क्या है बैठने की। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पिताजी बोलते हैं कि जो आदमी व्यस्त रहता है उसको कोई टेंशन नहीं होती। जो व्यस्त है वो मस्त है ना। हाँ। और आप व्यस्त आदमी को कितना भी काम दे दो आपका पूरा काम हो जाएगा। और जो आदमी आलसी है उसको अगर पूरे दिन में एक ही काम दोगे वो भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो बैठना क्यों है भाई, सीधे लेटना है। सीधा लेटना। मेरा प्रिंसिपल ये है कि या तो आप खड़े हो या फिर आप सीधे सो रहे हो। राइट। तो बैठना कब है, जब ध्यान करना है। इसके अलावा काम करना है। तो मैं थोड़ा सा वर्कहोलिक हूँ। तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? डिसएडवांटेज कभी कभी थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आपको लगता है कि अब थोड़ा आराम कर लो। बट आप ये जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में आप आराम नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि आपका जिम्मेदारी है। अब मान लो किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है और वो मुझे फोन कर रहा है। अब मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं रो रहा हूँ गा रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। आपको उसको हेल्प करना है। मुझे उसको हेल्प करनी ही पड़ेगी। एंड आप किसी भी तरीके के, चाहे आप डॉक्टर हो, आप जैसे योगा ट्रेनर हो या आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हो, बिल्कुल, कभी भी कॉल आ जाती है, तो या ज्योतिषी हो, आपका खुद का पर्सनल ज्यादा होता नहीं है। राइट। क्योंकि आप दूसरों, और आपको भगवान ने इसीलिए चुना कि आपको दूसरों के लिए करना है, तो इसलिए वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। ओके। फिर पत्नी डांट देती है तो अच्छा लगने लगता है। क्या बात है। किसी के चार्ट में मतलब कैसे ये पता लगा है कि ये पर्सन के साथ आगे ट्यूनिंग बैठ सकती है या नहीं? क्योंकि लोगों का आज ये है कि सबको आगे ग्रो करना है, बट कहीं ना कहीं रिस्क भी, अगर ग्रो करना है तो रिस्क लेना है, बट जब रिस्क लेना है तो ऐसा लगता है कि साथ में कोई हो तो प्रॉफिट भी हो तो दोनों का हो, रिस्क भी हो तो दोनों की हो। तो उस टाइम पे वो फेथ कैसे किसी पे आए, और क्या हमने सही पर्सन को चुना है नहीं, वो कैसे आप एस्ट्रोलॉजिकली समझ सकते हो? हाँ, तो इसके लिए 2 चीजें, मैं हर चीज के लिए 2 ही बोलता हूँ, बट बोलता 4-5 हूँ, है ना। पहला तो ये है कि आप कौन हो, इस पर डिपेंड करता है। ओके। मान लो कि जो व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहा है वो खुद ही कोई स्कैमर है, तो उसको जो स्कैम करने वाला व्यक्ति होगा वही पसंद आएगा, उसकी उनकी जमेगी। राइट। तो दोनों व्यक्ति का चार्ट मिलाते हैं हम। ओके। राइट। तो मेरा मन उसके आपके मन से मिल रहा है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है।
ओके। मन मिलना चाहिए। मन मिलेगा, बिजनेस, आपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से प्रश्न पूछा, राइट? तो मन मिलेगा तो कभी नुकसान भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, कभी लड़ाई भी होगी तो भी कोई बात नहीं है, राइट? फिर हम दोनों सोचते कैसा है, यानी कि लग्न पर कैसे ग्रह हैं। ओके। अगर मैं बहुत एग्रेसिवली सोचता हूँ, मेरा पार्टनर बहुत पैसिवली सोचता है, तो नहीं जमेगी। ओके। राइट? या तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें कि मेरा बिजनेस सेंस अच्छा है, उसका एग्जीक्यूशन, राइट? या तो हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे जैसे अपन शादी में करते हैं कि भाई घर में पत्नी अच्छी है या फिर पत्नी एक्स चीज में अच्छी है, पति वाई चीज में अच्छा है, तो कॉम्प्लीमेंट करें। तो बिजनेस में कॉम्प्लीमेंट वाली चीजें होनी चाहिए, मतलब कि जो ग्रह मेरे लग्न पर है, जो ग्रह आपके लग्न पर है, वो मित्र ग्रह होने चाहिए। ओके। और तीसरा यह है कि आपका कर्म कैसा है। ओके। जिसका दशम स्थान खराब है, अब मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर ली जिसके जीवन में सक्सेस ही नहीं है। ओके। तो चूंकि अब आपने उसके संग पार्टनरशिप कर ली तो आपका भी वो समय खराब हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट तो आएगा ही ना। अरे भाई, जब आप एक कंपनी में पार्टनर, तो 50% आपका शेयर, 50 उनका। आपके जीवन में सक्सेस लिखी है, उनके जीवन में फेलियर लिखा है, आप उनके संग पार्टनरशिप करोगे तो उनके जीवन में तो लिखा ही है ना फेलियर। तो इसलिए ये 3 चीजें हम देखते हैं, मन, चंद्रमा, लग्न और 10th हाउस कैसा है। 10th हाउस, हाँ, कर्म कैसा है, उसका कर्म पक्का है कि नहीं। तो जब तीनों चीजें मैच हो जाती है तो क्लिक हो जाता है। इनमें से कोई भी चीज मैच नहीं होती तो लोग पार्टनरशिप में लड़ते हैं। तो कभी कभी आपको इच्छा से, मतलब भगवान की कृपा से अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, बट आजकल हमारे पास लोग लेके आते हैं चार्ट। इनफैक्ट कॉर्पोरेट वाले सब लोग चार्ट लेके आते हैं कि भाई ये 10 लोग हैं, इनमें से मैं किसको एचआर का काम कराऊं, किसको क्या। बिकॉज आप इंटरव्यू में तो सब झूठ बोल देते हैं, और वो तो मास्टर हो गए आजकल सब। हाँ, तो इंटरव्यू इज मोर अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ट्रू। तो फिर चार्ट में तो दिखता है क्या, अच्छा इसका समय खराब आ रहा है, वो आपका लीगल एडवाइजर है, उसका समय खराब आ रहा है, तो आपका क्या हाल होगा। तो गया निपट ही गया। तो फिर वो ज्योतिष वहां पे मदद करता है ना कि आप वो मैच कर सकते हो, और पार्टनर का आगे का टाइम कैसा है, वो सब चीज हम देखते हैं, फिर हम सजेस्ट करते हैं। मैरिज में भी यही करते हैं। ओके। मैरिज में भी आगे का टाइम पूरा देख के फिर आपको, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंपैटिबिलिटी बट इट इज अबाउट द टाइम आल्सो। कंपैटिबिलिटी तो एक चीज हो गई, टाइम भाई, आप सामने वाले को इतना बड़ा, मान लो हेल्थ का प्रॉब्लम आने वाला है, अच्छा व्यक्ति है, शादी हो गई, शादी होने के मान लो 6 महीने बाद ही उसको कैंसर हो गया, तो फिर आपका तो लाइफ खराब हुआ ना जिसने उससे शादी की, राइट? तो ना केवल कंपैटिबिलिटी देखते हैं बल्कि फ्यूचर आगे के कैसा है। तो भैया जो पर्सन को, जिसको कैंसर हुआ है, फिर उसकी लाइफ क्या? देखो भाई, 2 लोगों की लाइफ है। जब आप चार्ट किसी का मैच करते हो तो 2 लोगों की लाइफ एक साथ हो रही है। हम जब चार्ट मैच करते हैं हम स्पष्ट बोलते हैं कि इस दोनों लड़का लड़की सामने ही बैठते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, इसके दोनों को कोर्टशिप के दरमियान तो कुछ पता नहीं रहता, वो तो सब बिल्कुल थोड़ा चाशनी में लपेटा हुआ होता। तो हम साफ बोलते हैं, इसका ईगो हाई है, हाँ, और ये आलसी है, हाँ, ये सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, इसका आगे 5-10 साल फ्यूचर करियर ऐसा चलेगा, हेल्थ ऐसी चलेगी। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, डू इट। ओके, पता होना चाहिए ना आपको कि भाई ये व्यक्ति ईगोइस्टिक है। आई थिंक वही ऑथेंटिक तरीका किसी को अवेयर करने का। तो भैया जैसे आप अपना दुश्मन खुद चुन रहे हो, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे बड़ा एम्पैथेटिक फील हो रहा था, मतलब उस पर्सन के लिए एम्पैथाइज कर रही हूँ जिसको कुछ होने वाला है, तो बेचारा उसके लिए तो कोई बना ही नहीं उस हिसाब से। तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग थोड़ी पत्रिका मिला के शादी करते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए बिना पत्रिका वाले लोग। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और है कि ये चीज़ समझ आती है कि बहुत सारे लोग जाते हैं और कि हमें कितने बच्चे होंगे, वहाँ तक तो ठीक रहता है, बट पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तो ये चीज़ अभी क्वेश्चंस जो है अवॉइड किया जाता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि दिमाग में वो लड़का लड़की वाली चीज़ें हैं। बट क्या कारण है कि एस्ट्रोलॉजी अगर इतना सीना ठोक के सारी चीज़ें बहुत टू द पॉइंट बताते, तो क्या एस्ट्रोलॉजी किसी की डेथ भी दिख जाती है एस्ट्रोलॉजी में? अरे ये तो बहुत आसानी से दिख जाती है, और अगर दिखती है तो इज इट नॉट लाइक एडवाइजेबल टू टेल दैट पर्सन इन सम और द अदर वे? सो आप अगर शास्त्र देखोगे ना, तो मान लो बृहद पराशर हो रहा शास्त्र है, जैमिनी सूत्रम,
तो करीब करीब 20% तो आयु के बारे में लिखा उन्होंने, आयु निर्धारण कैसे करते हैं। ओके। तो आयु तो पिन पॉइंट की जा सकती है कि इतने दिन, जो आजकल के जोशी तो नहीं, बट जो जिनको सिद्धियां भी थी पुराने जोशी थे, वो तो अपना डेट, अपनी आयु तो लिख ही देते थे खुद ही ना, इतनी तारीख को मर जाऊंगा मैं, ओके। खुद लिख देते थे। बट हम एक जनरल आइडिया देते हैं आयु का, क्योंकि रीजन ये है कि आपने किसी को आयु बता दी तो वो उसी दिन मर जाता है, स्ट्रेस में लोग हैंडल नहीं कर बारे पाते, में। या उसकी पत्नी को बोल दिया कि भाई ये तो इनका तो ज्यादा आयु नहीं है, माँ को बोल दिया। तो मैं इस चीज को अवॉइड करता हूँ। ओके। बट अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई ये ज्यादा टाइम नहीं है इस व्यक्ति के पास, तो मैं डिप्लोमेटिकली इंडिकेट करता हूँ। ओके। और बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि ये जब चीज़ दिख गई है और फिर उसको आपको अपना एस्ट्रोलॉजर होने का फ़र्ज़ भी निभाना है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने इमोशनल जो क्वोशंट होता है हर किसी के अंदर, उसको भी ध्यान में रखते हुए करना है। हाँ, वो तो है, बहुत टफ जॉब है। और जब किसी अपने वाले का दिख जाता है तो और टफ है ना। तो ये जो आप भी जिस विद्या में हो, हाँ, मैं जिस विद्या में हूँ, ये डिटैच होकर ही की जा सकती है। राइट। जब हम चार्ट पढ़ रहे हैं तो फिर सामने जो भी है वो सीकर ही है, राइट। तो डिटैच होकर करते हैं। और इसीलिए ज्योतिषियों को बोलते हैं कि थोड़ा मंत्र और ध्यान ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 10% लोग ही खुश आते हैं, 90% तो किसी ना किसी तकलीफ के कारण आते हैं ना। सो इतना नेगेटिविटी जब आप झेलते हो तो उसको कंज्यूम करने के लिए और उसको एडजस्ट करने के लिए आपको भी ताकत चाहिए, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप ये करना पड़ता है। और बहुत मुश्किल होता है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात पूछी आपने। लड़की का माँ आई है, शादी पक्की हो गई है, लड़की की कुंडली लेकर आई है, वो अपना शादी पक्की कर चुके हैं। आपको दिख रहा है कि ये लड़के का साथ में शादी नहीं चलेगी, 20 दिन बाद शादी है। वो आपसे पूछ रही है भैया शादी कैसी चलेगी, क्या जवाब दोगे आप? ये तो मतलब, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते बूझते ये करते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाए, तो मैं उस माँ का दिल कैसे तोड़ दूं? सही बात। वो तो आज से जो परेशान होना चालू करेगी, और जब तक लड़की डिवोर्स लेकर घर नहीं आ जाएगी। और फिर क्या होता है कि आपने सीड डाल दिया, तो फिर वो होता है, फिर आप पूरी एनर्जी उसी थॉट पे दे रहे हो। करेक्ट। तो फिर जरा सी भी कुछ मिस्टेक होगी उनकी शादी के अंदर, तो वो तो उन जोशी ने बोला था डिवोर्स होगा इसका। तो भैया क्या तो ऐसी कोई चीज है जो इसके ऊपर है? हाँ, रेमेडीज से बचता है, ध्यान से 100% बचता है, प्राणायाम से 100% बचता है। मैंने 100 उदाहरण देखे हैं, 100 क्या मतलब लाखों उदाहरण देखे हैं कि जहाँ प्रेडिक्शंस रॉन्ग हो जाती है। 100%। वाह। आप टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये होगा उस व्यक्ति के जीवन में, वो होगा भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस पर 0 होगा। वाह। अगर वो साधक है तो यहाँ से एक बहुत सुंदर बात ये भी निकल कर आती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर आप ऐसे बिजनेस में हो या ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपको रोज n नंबर ऑफ लोगों से डील करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उन सबकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो लेकर आ रहे हो, सबके ट्रॉमास लेकर आ रहे हो। अब अगर आपने खुद को ताकतवर नहीं बनाया, अपना कवच प्रिपेयर नहीं किया, तो आप बहुत दिन तक नहीं चलोगे। आपका स्किल ड्रॉप होगा, आपका हेल्थ ड्रॉप होगा, और न जाने क्या क्या ड्रॉप होगा। सो फॉर दैट ऑल्सो आई थिंक योर योगा, प्राणायाम एंड ध्यान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। सुपर इम्पोर्टेंट। चेतना, आप अंतर समझ लो। एक ज्योतिषी जो कि ध्यान, योगा, प्राणायाम, मंत्र जप ये नहीं करता है, और एक करता है, दोनों आप जब उस व्यक्ति से मिलोगे जो ये नहीं करता है, आपको चेहरे पर इतना तनाव, क्रोध, अहंकार, उसको लगेगा कि आपको लगेगा कि भगवान समझ रहा है अपने आप को। राइट। तो क्योंकि वो जो सौम्यता है, क्योंकि अरे भाई आपके अगर 4 प्रेडिक्शन ही ठीक हो जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप भगवान हो। तो आपको सक्सेस को भी डाइजेस्ट करने के लिए इन चीजों की जरूरत है, केवल बुरी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो वो जो धीरे धीरे उनके मन पर इतना प्रभाव आने लगता है, क्योंकि वो तो अपनी शुद्धि कुछ कर नहीं रहा, वो तो केवल चार्ट्स देख रहा है, तो इतना प्रभाव आने लगता है कि उनकी खुद की तबीयत है फिर, या फिर उनका बेसिकली अहंकार तो बहुत ही आ जाता है। तो आप देखो, हम जो अपना कोर्स लेते हैं जी, तो उस कोर्स के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स मैं खुद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, तो उन पूरे स्टूडेंट्स को मैं एक कोर्स कराता हूँ इसमें सुदर्शन क्रिया सिखाते, क्योंकि भाई तुम नहीं चल पाओगे इसके नहीं चल पाओगे।
मेरा भी ये है कि जो भी लोग योगा में आते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो ब्यूटी शुद्धिकरण की जो है, वो जो सुदर्शन क्रिया की पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक से आती है, आई थिंक वो इंसान को हिला देती है और चुटकी भर में सारी चीज़ों को नलीफाई भी कर सकती है, इतना स्ट्रांग है। तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजर हो, आप योगा ट्रेनर हो, ये बात मानना बहुत ज़रूरी कि जब सक्सेस आती तो वो भी अपने अंदर अपने साथ एक एनर्जी लेकर आती है, और वो एनर्जी को डाइजेस्ट करने के लिए अगर आपने वो अपनी पात्रता उतनी नहीं बढ़ाई है या आपने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी बहुत कुछ कंजर्व लेती जाएगी, और आप कुछ टाइम बाद आपका वो स्किल रहेगा ही नहीं जिसके लिए आप जाने जाते हो। सो वो सारे लोग जो एक सक्सेस मिलने के बाद, 2 सक्सेस मिलने के बाद, स्पेशली द योगा ट्रेनर्स, भैया मैं आपको बताऊं, इतने लोग एक जनरल क्लास मेरी ज्वाइन करते हैं क्योंकि मेरा तरीका है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का कि वो जहन में उतर जाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो जैसे ही सीखते हैं और उनका दिमाग चलता है कि ये तो मैं भी करा सकता हूँ, वो क्लासेस लेना चालू कर देते हैं। कम नॉलेज में क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि मुझे अपनी तो प्रैक्टिस करनी ही है। और वो एक मोमेंट आता है जब वो सब दुनियादारी बंद हो जाती है, एंड देन दे अगेन कॉल मी, मैम आई वांट टू रीजॉइन। तो आई थिंक ये एस्ट्रोलॉजर्स एंड ट्रेनर्स को समझने की ज़रूरत है कि कितना भी आप आगे अपने करियर को बढ़ा ले, बट अपनी साधना जो आपका कवच है वो आपसे कभी नहीं छूटना चाहिए। मैं राइट भैया? 100%। तो ये सब लोगों के लिए प्लेन में भी बोलते हैं ना कि पहले अपना मास्क पहनो दूसरे की जान बचाने से। बिल्कुल बिल्कुल। आपको खुद की जान खतरे में, दूसरे की क्या बचाओगे भैया? ट्रू ट्रू। So that was our amazing conversation with आलोक भैया। जितना भी टाइम भैया के साथ मिले, आलोक सर के साथ मिले, वो हमेशा ही कम रहता है। बट आई थिंक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे थे, कुछ आप लोगों के भी होंगे जो आज के पॉडकास्ट में निकले हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो लोगों की अवेयरनेस नहीं है उन्हें इससे हेल्प मिल सके, एंड हम फिर से आलोक भैया को पकड़ सके एक और पॉडकास्ट के साथ और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच भैया। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।